जयंती समारोह के अवसर पर कॉफी टेबल बुक के विमोचन के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विजय कलंत्री जी, अध्यक्ष वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, श्री अजय कांत रुइया जी, उपाध्यक्ष वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, श्री महेंद्र सांघवी जी, श्रीमती रूपा नाइक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अनूप जलोटा जी, मेरे मित्र अशोक वानखेड़े जी, विशिष्ट आमंत्रित सदस्यगण और देवानंद के प्रशंसकगण। देवानंद साहब का बड़ा प्रशंसक होने के नाते देवानंद जी के जीवन पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करना मैं अपने आप का सम्मान समझता हूं। मैं डॉक्टर विजय कलंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पुस्तक के विमोचन के लिए आमंत्रित किया, जिससे मुझे अपने युवा दिनों को याद करने का मौका मिला। राज्यपाल के रूप में व्यक्ति को प्रोटोकॉल के साथ रहना होता है। राज्यपाल को किसी भी थिएटर में जाने, मूवी देखने और मुंबई की मशहूर पाव भाजी खाने की आजादी नहीं मिलती। अगर मैं वहां जाऊंगा भी तो लोग पसंद करेंगे या नहीं जानता। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एक स्वतंत्र पक्षी के रूप में मैं सिनेमा घरों में जाता था, कतारों में खड़ा होता था और यहां तक कि फिल्मों की टिकट भी ब्लैक में खरीदता था। मैं जब 10 तक था, एक हम लोगों का एक 5-6 लोगों का ग्रुप था। वो एक आदत बन गई थी कि कोई भी फिल्म लगे, पहला शो हमको देखना है, चाहे वो 9 बजे का हो सवेरे का, चाहे वो सेकंड शो। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म उसी वर्ष हुआ जब भारत को स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार मैं भारतीय फिल्म उद्योग के स्वर्ण युग का गवाह बन सका। इस स्वर्णिम युग में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, राजकुमार, मनोज कुमार, बलराज साहनी जैसे श्रेष्ठ अभिनेता और मीना कुमारी, मधुबाला, वहीदा रहमान जैसी महान अभिनेत्री। और उस समय कहते थे कि मधुबाला की होठ, निम्मी की आंख बहुत प्रसिद्ध थी। देवानंद जी के समय सदाबहार हीरो कहते थे, लेकिन मुझे एक नाम याद है राजेंद्र कुमार का, उसे भी सदाबहार हीरो कहते थे। इन महान अभिनेता, निर्देशकों, संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं के लुप्त होने के साथ ही फिल्मों में मेरी रुचि थोड़ी कम हो गई। लेकिन मैं अभी भी देवानंद की गाई तेरे घर के सामने, CID और अन्य फिल्मों के गाने गुनगुनाते रहता हूं। आज अभी हम कलंत्री जी से बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। आज के जमाने का कोई ऐसा गीत कोई बता दे जिसको बाथरूम में गुनगुनाता हो। गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव के समय ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम होता है। कोई ऐसा ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं होगा जो नए अभी के युग के कोई गाना गाता हो। लिटिल चैम्प प्रोग्राम हम देखते हैं, सारे पुराने गाने गाते हैं। पुराने गाने में जो लय और संगीत होता था, जो भाव होता था, अब के जमाने में वो भाव नहीं है, सिर्फ म्यूजिक ही है। कौन कितना गला फाड़ कर गा सकता है, कौन ज्यादा ड्रम बजा सकता है, आज का वो म्यूजिक हो गया है। 18 फरवरी 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देवानंद जी को फोन कर कहा, तैयार रहना, मेरे साथ जाना है। देवानंद को नहीं मालूम कहां जाना है। दूसरे दिन पता चला अटल जी के साथ दिल्ली से लाहौर जाना है। और ये जब जा रहे थे तो मैं उस समय
अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मैं मंत्री था। अटल जी ने नवाज शरीफ को पूछा था भारत से क्या लाना है, तो नवाज शरीफ ने कहा था अपने साथ देवानंद को ले आना। देवानंद नवाज शरीफ के अच्छे दोस्त थे। नेपाल के राजा महेंद्र जी भी देवानंद के अच्छे मित्र थे। नेपाल के राजा ने देवानंद को नेपाल आने के लिए प्लेन भेजा। देवानंद जब नेपाल पहुंचे तब राजा उन्हें ऐसे जगह ले गए जहां हिप्पी लोग नशे में थे। हिप्पियों में एक लड़की भी थी। उस दृश्य को देखकर देवानंद ने फिल्म बनाई जिसमें गाना था दम मारो दम। विद्या फिल्म की शूटिंग में एक दृश्य फिल्मा रहे थे। नाव में देवानंद और सुरैया चप्पू चलाते गाना गा रहे थे। अचानक नाव पलट गई। देवानंद ने सुरैया को बचाया। तब सुरैया ने कहा आप नहीं बचाते तो मैं जिंदा नहीं रहती। तब देवानंद जी बोले बाकी जिंदगी मुझे दे दो, और सुरैया से प्यार हो गया। एक घटना है, देवानंद ने सुरैया के लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदी, उसे सुरैया को दिए। सुरैया के घर वाले रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन सुरैया उस अंगूठी को लेकर जुहू बीच गई, अंगूठी को प्यार से चूमा और अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद देवानंद ने कभी मुड़कर सुरैया की तरफ नहीं देखा। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी तो किसी बात से उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल जी देवानंद जी के फिल्म और गाने पर दूरदर्शन और आकाशवाणी में बैन कर दिया था। देवानंद जी दिल्ली गए और श्री विद्याचरण शुक्ल से मिलकर कहा प्रजातंत्र में ऐसी कार्रवाई ठीक नहीं है। कुछ बातें कर मुंबई आने के लिए एयरपोर्ट आए तो बताया गया कि सरकार ने बैन हटा दिया है। इससे पता चलता है कि देवानंद जी अपनी बात दमदारी से रखते थे। आज हम यहाँ एक सच्चे किंवदंती और भारतीय फिल्म उद्योग के प्रति एकमात्र देवानंद की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान ने न केवल लाखों प्रशंसकों के दिल में बल्कि भारतीय फिल्म के इतिहास में भी एक अमिट छाप छोड़ी है। देव साहब अपनी आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति, करिश्माई व्यक्तित्व और अद्वितीय अभिनय कौशल के साथ 6 दशकों से अधिक समय तक सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ाई। अपनी सिनेमाई यात्रा के माध्यम से उन्होंने हमें हंसाया, रुलाया और प्यार में डाल दिया, और साथ ही हमें अपनी अपार प्रतिभा से आश्चर्यचकित कर दिया। भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग एक ऐसा काल जिसमें देवानंद जैसे दिग्गजों का उदय हुआ, अद्वितीय रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति का समय था। यह एक ऐसा युग था जब भारतीय सिनेमा वास्तव में अपने चरम पर था। ऐसी फिल्मों के साथ जो न केवल मनोरंजन करती थी बल्कि प्रेरित करती थी, मापदंडों को चुनौती देती थी और हमारे देश के बदलते सामाजिक ताने बाने को प्रतिबिंबित करती थी। इस अवधि के दौरान भारतीय सिनेमा ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हुए विविध पृष्ठभूमि के लोगों को कहानी कहने और मनोरंजन की साझेदारी छतरी के नीचे एकजुट किया। देवानंद की फिल्मों ने अपने सार्वभौमिक विषयों और संबंधित पात्रों के साथ इस प्रयास में बहुत योगदान दिया। उनका काम महज मनोरंजन से परे था। इसने दर्शकों में आत्मविश्वास जगाया, उन्हें बड़े सपने देखने और प्यार, आशा और दृष्टि की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके पात्र आम आदमी के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। उनके स्वयं के संघर्षों, आकांक्षाओं और विजय का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। भारतीय फिल्मों में और विशेषकर देवानंद का
प्रभाव हमारी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की है और विभिन्न देशों के दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी है। अपनी फिल्मों के माध्यम से देवानंद हमारी संस्कृति, मूल्यों और भावनाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सिनेमा के वैश्विक राजदूत बन गए। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम देवानंद की उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं देवानंद पर एक कॉफी टेबल बुक लाने के लिए आयोजकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। यह संकलन न केवल उनकी स्थायी विरासत का एक प्रमाण है, बल्कि सिनेमा की दुनिया में उनके द्वारा लाए गए जादू और आकर्षण का एक झरोखा भी है। धन्यवाद और देव साहब की रोशनी हमारे दिलों में हमेशा चमकती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रोज उसके सारे गाने में रोज सुन सकता हूँ। ऐसी रिच फिल्म्स अब बन ही नहीं सकती और वो सिलसिला हो गया खत्म। तो हम लोग जब एक अच्छे खूबसूरत पल सोचते हैं बिताएं, तो ऐसी फिल्में देख लेते हैं जो दिल खुश कर देती हैं, मन खुश कर देती हैं। संगीत जो है वो कानों में रस घोल देता है। अब देखिए वो गाना मैं अभी 2 लाइन गा रहा था, अभी ना जाओ छोड़ के, वो गाना फिर जिंदा हो गया। अभी उसको करण ले आए और वो फिर जो जवान लोग हैं फिर उसको गुनगुना रहे हैं। इसका मतलब उसमें कुछ होगा ना, उसमें कुछ दम होगा। नहीं तो मुन्नी तो बदनाम अक्सर हुआ करती है लेकिन ये चीजें जो है ये जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। तो मैं देव साहब के बारे में यही कहूँगा कि मैंने भी देव साहब से एक चीज सीखी है कि जब 70 के हो जाओ तो अपने को 17 के समझो। तो मैं वही एनर्जी आज रखना चाहता हूँ अपने में, जो उनको देख देख के मैं सीखता था। मैं उनके बहुत क्लोज था, उनको बहुत मिलता था और उनसे यही सीखता था कि उम्र को बढ़ने दो, अपने काम को उसकी उम्र न बढ़ने दो। काम उसी तरह करो जिस तरह आज से 25 साल पहले करते थे, 30 साल पहले करते थे, उसमें उम्र ना बढ़े। तो ये सब हमने उनसे सीखा है और ये मुझे बहुत मदद कर रहा है। मुझे पता है कि आज जो मैं इतना काम कर रहा हूँ वो सब ऐसे लोगों की ही प्रेरणा से। मेरे लिए तो खैर देवानंद साहब जी का, हालांकि मैं उनसे कभी मिली नहीं, पर आई थिंक मेरी जो सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, मेनली उनकी मूवीज़ और उनके जो सॉन्ग्स हैं, बिकॉज हमारे घरों में सुना करते थे। माई मदर वॉज अ बिग फ़ैन ऑफ म्यूज़िक एंड आई थिंक जब ये बुक का हमने शुरू की जर्नी तो आई बीन अ पार्ट ऑफ इट सिंस द बिगिनिंग एंड इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज़। और जो सारे इनके फ़ैन्स हैं जो यहाँ पर सब मौजूद हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करी है ये बुक बनाने में एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल ट्रिब्यूट टू देव साहब्स 100 years एंड वो रहे हमारे दिल में। उनके गाने, उनके म्यूज़िक, उनकी मूवीज़ हमेशा हमारे दिल में रहे। Well, I've had the good fortune of meeting Dev Uncle a lot of times, and we have hosted him and we have spent time with him, and I think those memories are forever. What can you say about a person who taught the entire world how to romance? It's true. He is the person who taught the entire world how to romance. He is the one who taught every person, no matter what the age is, he taught those people to be young. He taught them to live young, love people, spread love. I mean, there were so many things that you could just say. There was चुटकुले थे उनके. At one point, Tabassum ji asked him once at a function कि ये टेंशन होती रहती है
And his simple turnaround to her was, तबस्सुम यार, जो तुमको टेंशन देता है उसको तुम अटेंशन मत दो, फर्क पड़ता है, जिंदगी जी लो, छोटी है. So nice. And it's always been, I mean, he's always been full of life, he's been full of fun, he's been full of love, and he's just spread that all along wherever he's gone, and that's why he's just evergreen. The only way we can remember him and always pay tribute to him, just carry on his legacy of romance and being young and feeling and living life to the fullest. That's what he did till the last bit that he did. Very beautiful. So it's great, and this book I think is an ideal tribute to him, and it's lovely that it has been put together so beautifully, and all the people who have been behind it, my compliments. He's a legend. मुझे सिर्फ की फिल्म का लाइन था ना, मैं फिक्र को वही में उड़ाता चला गया. So he used to live his life like that, and have seen that. I've seen that. मैंने खुद देखा हुआ है कैसे अपनी जिंदगी जीते Childhood से हैं. fan है. My mother is a बहुत बड़ी huge अपॉर्चुनिटी fan. मिली उनके साथ बहुत She's ज़्यादा actually वक्त. I think music. वो That is बहुत ज़्यादा how प्राइसलेस चीज़ थी कि मैं उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा मैंने उस फिल्म के दौरान. After the film also मैं काफ़ी मिला हूँ उनसे, मुलाकात. So I'm so glad कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. Being a kid that time, बहुत सीखा उनसे, and I'll always cherish those memories जो देव साहब के साथ मैंने. वही गाना चाहिए, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं. बहुत बढ़िया. अभी वो चेंज करके बोल देना चाहिए, अभी ना जाओ छोड़ के दिल कभी नहीं भरेगा. हाँ, दिल कभी भी भरेगा नहीं. बहुत बढ़िया. देव साहब के बारे में ऐसे ही कहते हैं, एवरग्रीन स्टार है. द पर्सन हु सेड द लाइफ शुड गो ऑन, वर्क शुड गो ऑन, एंड यू सॉ वन ऑफ द क्लिपिंग वेरी सेड कि काम करते रहो. और मुझे लगता है अभी मैंने जितनी फिल्में बनाई फिर मुझे लगता है और कुछ बनाना चाहिए. तो यू इंस्पायर फॉर पीपल लाइक दिस. सी टुडे व्हाट वी आर लैकिंग इज focus, inspiration, work culture, which he taught us, timing. This all combination together makes a personality, makes a legend, and he was a legend. As I gave the example, whether it is J.R.D. Tata, Ratan Tata, Amitabh Bachchan, these are the people who are legends, who inspire you. And Devanand is from that era. Like someone said that Devanand are only born once, not every day. And that's what we all think and believe in. And I think Dev Saab was a personality with a lot of humility, with human touch. And he had a feeling for the people. He just didn't wanted to have friends for namesake. He wanted to have friends that whom he believed in and wanted to believed in the relation. Not only just to meet and say hello and say, oh, this, you know how the film industry works. He was not one of those. So बनने में compilation, how long did that take and how did the idea happen? Fortunately, you will see, we did it all in 60 days. Because we had good friends like Mohan, the Neha, Shruti, the Dipti, all people who came together. And we all had, because it is not that we have done any work for or with some commercial interest or that we should do like this, that. But we did it with passion and with feelings. So it happens automatically. देव साहब आपके favorite actor हैं? Of course, it goes without saying. See, favorite तो बहुत छोटी बात है, but I am personally touched by him, and I feel that there are rare personality where you get personal touch with the personal feelings. He was one of them. चैतन्य आप कुछ याद करेंगे कि you have the opportunity to work with him and he was tell us about it. So देव साहब के साथ बहुत
इंटरेस्टिंग मेरा इनकाउंटर है। वो अपनी फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे लव टाइम स्क्वायर, और तो उन्हें एक नया एक्टर को लॉन्च करना था, तो मैंने ग्लैडराइज मैनहंट में हिस्सा लिया था। तो उन्होंने वो बुक मंगाई थी कि मुझे एक नया लड़का देखना है, तो मैं इन लड़कों में से देखता हूँ कौन सा सूट करता है मेरे कैरेक्टर को। तो देव साहब की बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि वो कभी वीडियो ऑडिशन नहीं लेते थे, वो फोटोग्राफिक ऑडिशन लेते थे। वो हमेशा देखते थे कि ये एक्टर कैमरा लेंस पे कैसे लगता है, तो उस बेसिस पे वो कास्टिंग करते थे। सो उन्होंने फोटो सेशन किया मेरा, एंड जब उन्हें पिक्चर अच्छी लगी तो सबसे खूबसूरत बात थी कि जैसे उन्होंने मुझे पूछा, मैं तो बच्चा था जब मैंने फिल्म साइन की थी, बट उन्होंने मुझसे पूछा, चैतन्य क्या आप मेरी फिल्म करोगे? सो आई वॉज सो टच्ड बाय इट, बिकॉज इतने बड़े आदमी, मुझे मतलब मैं तो कुछ नहीं था। सो ही आस्क्ड मी दैट आप मेरी फिल्म करोगे, एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी बिकॉज माई फादर वॉज अ बिग फैन ऑफ देव साहब। मतलब मेरे पापा का हेयर स्टाइल भी उनकी तरह होता था। सो एंड दिस एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग विद हिम, I mean, I used to think that he was the youngest man on the set. एक मिनट वो कभी बैठे नहीं सेट पे, वो कैमरामैन के पीछे भागते रहते थे कि कैमरामैन कहाँ चला गया, जल्दी से शूटिंग खत्म करनी है। He was like that. He had so much. और उनके पेंट हाउस में I don't remember him ever taking the lift. He used to always walk up. वही अपने अंदाज में एक फ्लो में ऐसे वो निकल जाते थे, लोग उनको ढूंढते रहते थे कि देव साहब कहाँ चले गए। So I have very fond memories with him. बहुत आपको मौका मिला उनसे मिलने का कभी? मेरे को देव साहब से? देव साहब आई टोल्ड यू आई नो हिम फ्रॉम 1972। तब से मैं उनको जानता हूँ, मेरे प्रोग्राम में आए थे 72 में सुबह 10 बजे यहाँ प्रेसिडेंट होटल में। तो उस टाइम जब वो खीरा में उनकी ऑफिस थी, तब से मैं जानता हूँ। और जब उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, जब उनको रोमांसिक विद लाइफ बुक लॉन्च की, तो मैं दोनों टाइम फेलिसिटेट किया था, एंड वी हैड अ गुड पार्टी फॉर हिम, एंड आई यूज्ड टू रेगुलरली इंटरेक्ट एंड मीट हिम, एंड इट वाज ऑल इनफॉर्मल चैट। देयर वाज नथिंग लाइक ऑफ फिल्म, नथिंग लाइक बिजनेस। It was only personal friendship and personal relation, and I had great times with him, and I met him number of times, even at his parties, his birthday party or his other parties. I mean, and I am fortunate that he usually used to not go everywhere and anywhere, but he came for my children's wedding, and many people were surprised at Tough Club twice when he came. They said, "Dev Sahab kaise hai?" Especially the film people, they were more surprised because he does not usually go. He was a family man, personal man. Sir, आपसे Thirani जानना साहब। चाहेंगे, what would you like to say today? Is a big day. We remember him. All I can say is that for me personally, yeah, I started to, associate with Dev Saab as a fan. But after, when I was just about 10, 12 years old, when I came, I was not in Bombay at that time, then I came to Bombay. It's a long history, I don't want to go into all that, but when I started meeting him, then his film personality and all that was another aspect. But not only for me, but anybody who meets him even once takes away something from him. And that is what, inspired me and affected me. Every time you meet him, you learn something new. And that's it. That is why I wanted to keep on meeting him. For my own selfishness, for my own benefit, because I always learn something new from him. In life or business or whatever it is. That's all I have to say. And this film of course, was everybody knows and nothing new about it. It is a fantastic career. So that's it. Sir, would you like to add something? ये जो स्टैचू पड़ा हुआ है वो इन्होंने बनवाया था अपने बंगलों के लिए। ही सच अ हार्डकोर फैन ऑफ देव साहब। वो जो एक्सेसरीज जितनी पड़ी है वहाँ पे, वो दैट ऑल बिलोंग्स टू हिम, एंड आई गॉट टू नो हिम एंड कलंदरी साहब थ्रू देव साहब ओनली। आई हैव बीन हिज क्लोज एसोसिएट फॉर मेनी इयर्स टिल ही पास्ड अवे।
But these two gentlemen I got to know through Dev Saab because they were frequent visitors and extremely close to him and in the innermost circle. For these two people, I used to also look after his PR in a friendly way. But for these two people, especially, they never required any kind of intimation, advance intimation. They can suddenly come and barge in and meet him, you know. That kind of respect they commanded there. Concluding note. And Kalpana Saab has always thrown parties for him on every occasion, and I have accompanied Dev Saab to his parties. And when the video was going on, you must have seen one video where he's speaking something. That party was thrown by him when Dev Saab got that Falke award. So all the big wigs, you know, used to come and that way. And Mr. Thirani Saab also had a very personal relation with Dev Saab. For his daughter's marriage also, Dev Saab had come, and the first time when I met him was when Dev Saab insisted that he should visit his house to bless his children. And it was quite unusual for me because he was a very private person. But then when I realized his warmth with these two people, I have tremendous respect for them. So, no, we are privileged to organize this event for Dev Saab to remember him on his 100th anniversary. And I think we still feel Dev Saab is here with us. We don't feel that Dev Saab is no more. It is only that one soul is not there, but he is in our hearts, he is in our feelings, and he is everywhere. So Dev Saab is with us and will remain with us. And one cannot say that he is not around you, because when you remember many things of his, day and night, you don't feel that he is not with you. So, and we have one more event to go. We can't announce now, but when we do the event, we will announce. And that's a big event for Dev Saab, lifelong memory for him. So, long live Dev Saab तो अमर है, हमारे साथ है.